तो मूवी की शुरुआत में हमें केट और उसके हस्बैंड जॉन देखने को मिलती है, जो हॉस्पिटल पर अपने तीसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए आया है। केट को नर्स डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है, बट उसकी रास्ता में ही ब्लीडिंग होने लगती है। फिर उधर से उसकी आंख ऑपरेशन रूम में खोलती है। आसपास मेडिकल स्टाफ होता है, लेकिन उसके पति अभी तक वहाँ पर नहीं है। तो वो डॉक्टर से अपने पति के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है। केट को कुछ गलत लगती है, तब नर्स उसे बताती है कि उसके बच्ची मर गई। नर्स उसके हाथ में बच्ची देती है। केट बच्ची को देखकर जोर से चीखती है और अचानक केट इस डरावने सपने से जागती है। वो उठकर रेस्ट रूम जाती है और अपनी पेट पर बनी निशान को देखती है और वो उधर ही एक टेबलेट लेती है। अगली सुबह वो अपनी थेरेपिस्ट ब्राउनिंग के पास आ जाती है और अपने बार बार आने वाले डरावने सपने के बारे में बात करती है। ब्राउनिंग सजेस्ट करता है कि ये सपना उसकी मरी हुई बच्ची से जुड़ी हो सकती है। केट सोचती है कि क्या ये डरावना सपना उसकी पास्ट ट्रॉमा के बारे में था या फिर इस सच्चाई के बारे में कि वो जल्द ही एक बच्चे को अडॉप्ट करने वाली है। लेकिन उसके मन में एक डर भी है, क्योंकि वो सोचती है कि क्या वो सच में इसके लिए तैयार है। फिर वो उधर से अपनी बड़ी बेटी मैक्स को स्कूल में पिकअप करने आती है। मैक्स को स्कूल से लेने के बाद केट रास्ता में एक प्रेग्नेंट औरत को देखकर ध्यान भटक लेती है और लगभग एक ट्रक से टकराने वाली होती है। बाद में घर आने के बाद केट पियानो बजाते हुए और म्यूजिक कंपोज करते हुए दिखाई जाती है। अचानक उसे कोई आवाज़ परेशान करती है, तो वो बाहर जाती है और देखती है मैक्स दीवार पर बार बार बास्केटबॉल मार रही है। ये देख के वो गुस्सा में अपनी बेटी पर चिल्लाती है, बॉल फेंकना बंद करे कहकर। थोड़ी देर बाद जॉन अपनी बेटा डेनियल के साथ घर आता है। फिर दोनों बच्चे मिलकर बास्केटबॉल खेलने लगता है। रात को डिनर के बाद केट मैक्स को सुला रही होती है। मैक्स उसे एक कहानी सुना के सुलाने के लिए कहती है, तो केट उसे उस बच्चे की कहानी सुनाते हैं जो मर चुका था। ये सुनकर मैक्स पूछती है क्या उसे एक नई बहन मिलेगी। अपनी बेटी को सुलाने के बाद वो बाथरूम आके सोने से पहले एक और टेबलेट लेती है। फिर वो जॉन के साथ बिस्तर पर आ जाती है, जहाँ केट कहती है वो बच्चा अडॉप्ट करने के लिए रेडी है। उसकी पति जॉन भी मान जाती है और ठीक वैसे ही दोनों कपल नेक्स्ट मॉर्निंग ऑर्फनेज चले जाते हैं। ऑर्फनेज में उन्हें एबिगेल उनका स्वागत करती है और उन्हें अंदर ले जाती है। केट और एबिगेल लड़कियों को खेलते हुए देखती है, जबकि सेकंड फ्लोर में जॉन एक लड़की की गाने की आवाज़ को सुनकर उसकी तरफ इंटरेस्ट हो जाता है। उस आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक छोटी लड़की एस्टर को पेंटिंग बनाते हुए पाता है। जैसे ही जॉन वहाँ से जाने लगता है, एस्टर उसे हेलो ग्रीट करती है। जॉन अंदर जाके उससे बात करता है। एस्टर अपनी पेंटिंग के पीछे की कहानी बताती है। कुछ देर बाद केट और एबिगेल भी उनके पास आ जाते हैं। फिर तीनों बात करने लगता है। एस्टर उन्हें बताती है किसी ने भी उससे पहले बात नहीं की, क्योंकि वो दूसरों से थोड़ी सी अलग है। उसकी प्यारी प्यारी बात को सुनकर कपल वो पसंद आती है और तुरंत उसे अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं। फिर वो एबिगेल से बात करते हैं, जो उन्हें बताती है कि एस्टर एक दूसरे देश की रशियन लड़की है, जिसे किसी ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी गार्जियन जो उसे यूएसए लेकर आया था आग लगने के कारण मर गया। एबिगेल ये भी कहती है कि एस्टर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फिर कुछ दिन बाद दोनों कपल एस्टर को ऑर्फनेज से लेकर आते हैं। रास्ते में केट एस्टर को साइन लैंग्वेज में बात करना सिखाती है, ताकि वो मैक्स से बात कर सके। घर पहुंचने पर एस्टर मैक्स से साइन लैंग्वेज में ग्रीट करती है। एस्टर केट से पूछती है मैक्स कितना सुन सकती है। केट जवाब में कहती है इतना कि वो लोगों की लिपसिंग देखकर उनकी बातें समझ सके। घर के अंदर आके एस्टर ग्रैंडमा से भी ग्रीट करती है और डेनियल से भी ग्रीट करती है, पर डेनियल को एस्टर पसंद नहीं आता। एस्टर को घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और अपनी खुद के पर्सनल रूम को भी देखकर खुश हो जाती है। फिर सब ऐसे वेलकम एस्टर को गिफ्ट देते हैं, एक्सेप्ट डेनियल, जो एस्टर से जेलस था, क्योंकि उसने एस्टर को उसके पापा से हक करते हुए देख लिया था। इसलिए डेनियल अपने फ्रेंड्स के
के साथ अपने ट्री हाउस पर आ जाता है, जहाँ मैक्स और एस्टर भी स्नो पर खेलते हैं। उन दोनों को एक दूसरे से खुशी से खेलते देख केट और उसकी माँ खुश हो जाते हैं, लेकिन केट की माँ उससे पूछती है उसने मैक्स को लेकर क्या सोचा है। वो अपनी माँ को कहती है पहले एस्टर को सेटल होने दो, फिर वो मैक्स को घर से ही पढ़ाएंगे। रात को फिर जब लाइटनिंग होती है तो एस्टर जानबूझ के मैक्स को जगाकर पेरेंट्स के रूम में ले आती है उनके साथ सोने के लिए। जब दोनों कपल अपने प्यार भरे रोमांस कर रहे थे, एस्टर मैं पापा के साथ सोऊंगी कहकर उसे हग करके सोती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग डैनियल और मैक्स स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। केट एस्टर को हम लेट हो रहे हैं कहकर पुकारती है। दोनों बच्चे एस्टर को देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि वो प्रिंसेस ड्रेस पहनकर स्कूल जाने के लिए निकली थी। केट उसे कहती है ये ड्रेस स्कूल पहनकर जाने के लिए नहीं है, बट एस्टर उसे उल्टा जवाब देती है तुमने ही तो कहा था सबसे अलग होना कोई बात नहीं है। ये बात सुन के केट कुछ नहीं कहती। स्कूल पे टीचर एस्टर को सबको इंट्रोड्यूस करती है, बट सब स्टूडेंट्स उसकी ड्रेस को देखकर हंसने लगते हैं। लेकिन क्लासरूम पे ब्रिंडा नाम की एक लड़की एस्टर को चिढ़ाती है। खुद को ऐसी चिढ़ाते हुए देखकर एस्टर गुस्से में उसे घूरने लगती है, मानो उसकी मन में बदले की आग जल रही हो। स्कूल से आने के बाद एस्टर और मैक्स स्नो में खेलते हैं, लेकिन केट उन दोनों को नदी के सामने खेलने के लिए डांटती है। उधर डैनियल भी अपनी पेन बॉल गन से खेल रहा था और वो एक पिजन को अपनी पेन बॉल से शूट कर देता है। पिजन जख्म होकर नीचे गिर जाता है। तभी मैक्स और एस्टर भी स्पॉट पर आ जाता है। डैनियल पिजन को देखकर उसके लिए बुरा लगता है, बट एस्टर डैनियल को एक पत्थर देकर पिजन को मार डालने के लिए कहती है। डैनियल कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो एस्टर खुद ही पिजन को पत्थर से कुचल देती है बिना किसी दया के। उधर केट एस्टर के रूम में उसकी कपड़े रखने आती है तो उसे उसकी वार्डरोब पे एक बाइबल मिलती है और बाइबल के अंदर एक लड़का का फोटो भी था। केट जल्दी से किताब उसकी छुपी जगह पर वापस रख देती है बिना जाने कि एस्टर उसको बाथरूम से देख रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल की सीन दिखाई जाती है। डैनियल का दोस्त उसका मजाक कर रहा होता है एस्टर की वजह से, तो वो गुस्सा में उसकी किताब नीचे गिरा देता है। जब एस्टर अपनी बाइबल उठाने के लिए झुकती है तब उसकी क्लास की लड़की ब्रिंडा उसकी बाइबल देख लेती है। दोनों बाइबल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल जमीन पर गिर जाता है और पन्ना इधर उधर बिखर जाते हैं। परेशान होकर एस्टर जल्दी से उन्हें इकट्ठा करने लगती है। इसी बीच ब्रिंडा उसकी गले की रिबन खोलने की कोशिश करती है, कहकर क्या कुत्ता जैसे चोकर पहन रही हो, पर एस्टर जोर से चीखकर सबको डरा देती है। फिर स्कूल से घर वापस आने के बाद केट एस्टर को पियानो बजाने में मदद करती है और धीरे से स्कूल के हादसा के बारे में पूछती है, लेकिन एस्टर बात टाल देती है कहकर इस पर बात करने जैसे कुछ नहीं है। उसे तसल्ली देने के लिए केट उसे एक स्क्रैप बुक देती है जो उसके लिए पहले से तैयार की थी। जब एस्टर उसे उसके खोए हुए बेबी जेसिका के बारे में पूछती है और बताती है कि मैक्स अक्सर उसकी जिक्र करती है, तो केट उसे उस स्पॉट पर ले जाती है जहाँ जेसिका की अस्थियां सफेद गुलाब के बीच में दफन है। डिनर के बाद दोनों कपल को लगते हैं सब बच्चे सो गए डिनर करके, इसलिए दोनों कपल किचन में ही मेकआउट करने लगते हैं, बट उन्हें मेकआउट करते हुए एस्टर देख लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग केट एस्टर से कल रात की सीन के बारे में बात करती है, लेकिन एस्टर जवाब में कहती है मुझे एफ वर्ड के बारे में पता है। एस्टर की ये बात सुन के केट थोड़ी सी शौक जाती है, इसीलिए वो इसके बारे में जॉन से बात करती है और एस्टर को ब्राउनिंग को दिखाने के लिए भी कहती है, बट जॉन उसकी बात को टाल देता है और कहता है वो ओवर रिएक्ट कर रही है एक डर्टी वर्ड के लिए। फिर शाम को जॉन अपने बच्चे को पार्क पर ले आता है। उधर एक नेबर लड़की आकर जॉन से फ्लर्ट करती है एंड उस पार्क पर ब्रिंडा भी खेलने आती है। एस्टर उसे घूरने लगती है तो ब्रिंडा थोड़ी सी घबरा जाती है। ब्रिंडा जब स्लाइडिंग में स्लाइड करने वाली थी तो पीछे से एस्टर आके उसे नीचे धक्का दे देती है और ब्रिंडा की पैर टूट जाती है और इस सब एक्सीडेंट को मैक्स अपनी आंखों से साफ देख लेती है। डिनर के टाइम पे जॉन एस्टर से पूछता है एक्सीडेंट के बारे में, क्योंकि ब्रिंडा का पापा ने कहा था एस्टर ने ही
ने उसकी बेटी को नीचे धक्का दिया था। मैक्स भी कहती है ब्रिंडा अपने आप ही स्लिप होकर गिर गई थी। डिनर करते समय डैनियल एस्टर से मिसबिहेव करता है और अपनी पेरेंट्स से भी झगड़ कर डिनर से उठकर चला जाता है, कहकर एस्टर मेरी बहन नहीं है। तो जॉन ऐसे पनिशमेंट डैनियल के ट्री हाउस को ताला मार देता है। फिर केट अपनी दोनों डॉटर्स के साथ ग्रोसरी स्टोर पर शॉपिंग करने आती है। तभी केट को सिस्टर एबिगेल से कॉल आती है। सिस्टर केट से एस्टर कैसी है पूछती है। केट एस्टर को सिस्टर से बात करने के लिए कहती है, लेकिन एस्टर उससे बात करने के लिए साफ मना कर देती है। केट फिर थोड़ी सी साइड पर आके सिस्टर एबिगेल से हाल ही में हुई इंसिडेंट्स के बारे में बताती है। एस्टर उन दोनों की बात को सुनने के लिए मैक्स को अपनी माँ केट की लिप सिंक को देखकर उसे बताने के लिए कहती है। शॉपिंग करके आने के बाद फिर दोनों कपल झगड़ने लगते हैं। एस्टर उन दोनों की झगड़ने को सब सुन लेती है। फिर कुछ दिन बाद सिस्टर एबिगेल उनके घर आ जाती है। एस्टर उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो कपल से बात करती है और अपनी चिंतित जताती है कि शायद एस्टर के साथ कुछ गड़बड़ है। वो कुछ पुराने हादसों को भी जिक्र करती है जिसमें एस्टर ने दूसरे बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। यह सुनकर केट एक बार फिर जॉन से कहती है वो एस्टर को डॉक्टर ब्राउनिंग के पास ले जाएगी एंड इस बार जॉन मान जाता है, लेकिन उनके बात को सब एस्टर सुन लेती है और डर जाती है। मदद मांगने के लिए वो जल्दी से मैक्स के पास आती है और दोनों मिलकर ट्री हाउस की चाबियां ढूंढने लगती है। एस्टर चाबी का इस्तेमाल करके जॉन का सेफ खोलती है और एक गन निकालती है। वो रिवॉल्वर से सारी गोलियां निकाल देती है, सिर्फ एक को अंदर छोड़कर। फिर वो मैक्स को बंदूक तान देती है और उसे डरा देती है। इसी बीच जब सिस्टर एबिगेल अपनी कार से निकल जाती है, एस्टर मैक्स को एक ब्रिज पर ले आती है और कहती है वो उसे इतना डराएगी कि वो कभी भी वापस उनके घर नहीं आएंगे। बट जैसे ही सिस्टर एबिगेल की गाड़ी उसके पास आती है, एस्टर अचानक मैक्स को सड़क पर धक्का दे देती है।